ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ AIR ਨੈਕਸਟ RJ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਵਿਆ। ਕਾਵਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। मैं काव्या शुक्ला राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की BA LLB ऑनर्स की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज की मेरी प्रस्तुति है मेरी एक स्वरचित कविता। आज ना मुझे रविंद्र जैन कृत कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करते करते हम थक जाते हैं और कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। आज की मेरी यह कविता एक प्रेरणा है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें बिना निराश हुए, बिना पराजय को स्वीकार किए निरंतर प्रयास करने की और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की सीख देती है। चलते चलते जीवन पथ पर थक जाते हैं जब कदम मेरे, नित जीवन के संघर्षों से विचलित हो उठता है ये मन। मन मन ही मन समझाता है एक बात मुझे फिर यह कहकर, संघर्षों में ही हर्ष छुपा, होकर हर्षित चल नया सफर। ना कहीं रुके ना कभी डरे, नित भोर हुए नित शाम ढले, लेकर हाथों में शस्त्र कलम लिख जीवन का अध्याय नया। जीवन जीने के लिए तुम्हें विष जीवन का पीना होगा, ये विष जीवन का ऐसा है पीकर तुमको जीना होगा। क्षण आएंगे ऐसे भी कुछ, होगी दुविधा और होगा दुख, पर यही सत्य है जीवन का, दुख है जीवन का पहला सुख। संयम के सागर में तुमको हर रोज लगाने गोते हैं, हर बात नहीं कहते सबसे, कुछ राज छुपाने होते हैं। जीवन के वन में जीकर ही फल जीवन का मिलने वाला, इस फल की खातिर तुम खुद को शूर बनाकर ही रखना। हो ज्ञान तुम्हें चाहे जितना, ना गर्व कभी करना उस पर मिले ज्ञान इसलिए तुम्हें चलना होगा जीवन पथ पर। भावुकता माना भली मगर भावों में मत बह जाना तुम, कुछ कह देना कुछ सह लेना, फिर सोच समझकर ही लेना निर्णय जीवन में अपने तुम। जीवन जीने की विधा यही, जब बोले कोई सुनो मगर, इस अगर मगर के चक्कर में खो जाना नहीं भटक कर तुम। मिलते नहीं कभी मोती, बिन खारे पानी का स्वाद चखे, है वीर वही जो अपने हाथों खुद अपना ही भाग्य लिखे। हो दृढ़ निश्चय गर मन में तो मिलने वाली हर मंजिल है, साहस के आगे टिकने वाली ना कोई भी मुश्किल है। युद्ध भूमि यह जीवन है, शूर यहाँ हर प्राणी है, तीव्र तीर सम शब्दों की कोदंड हमारी वाणी है। शस्त्र कलम को लेकर के फिर संयम की स्याही भर के, लिखनी तुमको एक सीख नई, एक सीख नई, एक जीत नई। नव आशा बन खुद की अब तुम, चलना आगे के पथ पर यूं, ना कभी झुके ना कभी रुके, यह कदम तुम्हारे डर करके, शक्ति समर्पण साहस ले, बढ़ते आगे ही जाना है। उम्मीद करती हूँ कि यह कविता अपना संदेश पहुंचाने में सक्षम रहेगी। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਾਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਵਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ अपनी कविता सुनाओ। मैं वाणी गुप्ता, मैं मेरठ से आती हूँ, उत्तर प्रदेश। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। I have a strong interest in writing poems and giving my opinions about the things that we see in our daily life. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? वॉलीबॉल और फुटबॉल। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? फुटबॉल जोन लेवल, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट और वेस्ट। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, जब गलत हो तो अकेले चलो, गलत का साथ ना दो, अकेले होगे बट अलग होगे, और जब अलग होंगे तो उस समय नहीं बट कुछ समय बाद लोग आपको जरूर देखेंगे। अकेले खड़े थे वो, अकेले लड़े थे वो, मंगल पांडे हो या लक्ष्मीबाई की दहाड़ हो, हाहाकार मचा था धर्मस्थल की जंग में, पूरा भारत खड़ा था। मैं उस देश की मिट्टी से आती हूँ, आजादी की तरंग लिए मैं ये गीत गाती हूँ। जो दी तो रिश्ताक्ष ने क्यों नाशे तो बेकला चलो रे, जो दी तोरे दाक्षो ने क्यों नाशे तो बेकला चलो रे, तो बेकला चलो एक
चलो एकले चलो रे, तो एकले चलो एकले चलो एकले चलो रे. B.R. Ambedkar, a lawyer, a revolutionary and a writer, demanded justice for the class that was forgotten behind the cages of untouchability. He asked for the law concerning the scheduled caste and scheduled tribes. He gave India perspective that made India's law inclusive of everybody. The context of law changed with time, but the demand remained the same. That is justice. The dynamics of society paved the way for new laws and amendments in our constitution. Women's right in properties, abolition of triple talaq, removal of sedition, abolition of sodomy law, all serve one purpose, that is to provide justice to innocent. इस न्याय और कानून की जंग में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी. क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही. वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा. शुक्रिया. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ #AIRNext ਅੱਜ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਣਵ ਅਗਰਵਾਲ. ਪ੍ਰਣਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं अपनी एक स्वरचित कविता जंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसको लिखने का कारण वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जहां 2 देशों के बीच का मतभेद भीषण युद्ध में परिवर्तित हो गया. मैं आशा करता हूं मेरे विचार आप सभी के दिलों तक पहुंच पाएंगे. मैं देख रहा था उन्हें दर्द में बिलखते हुए, अंदर ही अंदर घुटते हुए, पर मैं न आ सका उनके कुछ काम, क्योंकि जंग ने बांट दिए जहान. सब जानते थे हो रहा था अन्याय, कैसे जलाए गए शहर जब मन चाहे, पर सब तो नफा नुकसान में खो गए हैं. शायद सच में हम कायर बेरहम हो गए हैं. सिर्फ चाहत की कमी है, ना बंदूक कम है ना हाथ, बस विनाश देखना चाहती है दुनिया धरे हाथ पर हाथ. देखिएगा कुछ दिन का शोर है कि ये आधुनिक वर्ल्ड वॉर है. थोड़ी देर बाद जब मान ली जाएगी हार, तो दुनिया अकस्मात भूल जाएगी ये इंतकाम. एक और को कहा जाएगा विजेता, दूसरा संभालेगा हार का ठेका, पर जंग की यही बात तो अनोखी है, यहाँ दोनों तरफ हार ही होनी है. जंग के बाद जब शरणार्थी लौटेंगे शहरों में, मीलों तक बिखरे मलबों के ढेरों में, तो ढूंढेंगे अपने घरों को जहां कुछ बचा नहीं, जहां खून की छींटों का रंग अभी तक हटा नहीं. जंग के बाद कुछ सैनिकों के सीने पर तमगे होंगे, तो कुछ के कफन सिरहाने कंधे होंगे. घायल बस दर्द में करकराएंगे और कत्लेआम के नजारे भूल नहीं पाएंगे. जंग के बाद फिर एक और जंग होगी कि कैसे आम जीवन बिताया जाए, कहां से काम के साधन जुटाए जाएं. महंगाई पेट पर मारेगी लात, भुखमरी बेरोजगारी से बिखरेंगे हालात. बस दूसरों की दया पर जिया जाएगा, घर से छोड़कर फिर पलायन किया जाएगा. और जंग के बाद जीना भी जंग बन जाएगा. जंग के बाद भी कोई जीत नहीं पाए. ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਪ੍ਰਣਵ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਮਾਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा जिंदगी है, वो इस कदर बदल रही है कि वो डायरेक्टली हमारे मानसिक तौर पर हमें इफेक्ट कर रही है. चाहे हम उसे बच्चों में देखें, चाहे वो बूढ़ों में देखें. अकेलापन जैसी चीज जो पहले हम लोग हमारी सोसाइटी में कभी थी नहीं, वो आज हमें देखने को मिलती है. मैं अपने घर में जब देखता हूँ, अपने बुजुर्गों से उनसे पूछता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि उनके बचपन में जब परिवार में जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, तब साथ में रहना, साथ में हर चीज मनाना, त्योहारों को इस कदर मनाना, खुशी आपका जिंदगी का एक हिस्सा था. पर आजकल हमारे लिए वही छुट्टी बन के रह गए कि हम एक दिन जाते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, बट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बातों को समझे, अपने रिश्तों को संभालें, और फिर से हम अपने मानसिक तौर पर हम इस कदर काम करें कि हमें इन सब चीजों से जूझना ना पड़े. हम इन सबसे लड़ पाएं, और साथ मिलकर लड़ेंगे तो हर जंग जीतना आसान हो जाएगा. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਚਾ ਮਰੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ. ਰਿਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓ. Good morning, my name is Richa Maria and I am a first year student at Rajiv Gandhi National University of Law, and I'm here to present my poem titled Let's End This. It has been 75 years since independence, and there is an ever-growing need to speak up about mental health and spread awareness. I wrote this piece during a particularly challenging period of my time, of my life 2 years ago. I've always struggled with anxiety issues, and I've personified anxiety in this piece, and it's sort of my way of ending my relationship with anxiety. Dear anxiety, where would I be without you? You've always been my cheerleader, cheering me on to not do things I want to,
because I would fail anyways. Even when I had no one, you were there, watching my back from the front, guarding me from the insane, for I was the only one sane, right? Perhaps my biggest mistake was letting you devour me inside out, take control of my conscious mind when the subconscious was all you had before. What do you deserve, you ask? Nothing at all. They think that you are stupid. They hate you, you coaxed, whispering with a deceiving sweet smirk. I assumed you were right all along. Why would you want to hurt the one who kept you alive? But I am a hypocrite for saying that, aren't I? I didn't exactly apply that reasoning when it came to myself, with the physical and mental pain I inflicted voluntarily. Like an unforgiving fire that rages unabated, you grew to destroy me. My suffering ignited and blazed the life in you, didn't it? I've realized it's time to let go. Let go of what I thought was a symbiotic partnership, one where you would protect me from devious folks. But you were the predator throughout, isolating me from the rest, making me believe that you were the best, when it really was the other way instead. Your input never helped. It broke my happiness. It broke me. But I now know it wasn't butterflies I felt in my stomach being with you. It was my survival instinct begging me to leave you behind and run ahead. Let's end it here. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਣਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ जुड़े ने। जी नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन बैरागी है और मैं राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। यह हम लोगों ने NLU में क्लैट का एग्जाम देके यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रेंस की थी और जैसा कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैं एक बिल्कुल ही अलग राज्य में आया हुआ हूँ और यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति के अंतर को मैं बखूबी देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका एयर नेक्स्ट RJ हंट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बच्चों को मौका दिया कि वो आके क्या कहते हैं अपनी हुनर और प्रतिभा को दिखा सके और साथ ही साथ मौका दिया कि किस तरीके से सामाजिक चीजों को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मैं पंजाब को भी धन्यवाद दूंगा कि यहाँ की संस्कृति से और यहाँ का जो इतिहास है उस इतिहास से जितना कुछ सीखने को मिलता है वो शायद अन्य जगहों पे सीखने को नहीं मिल पाएगा। जी यशवर्धन, तुझे पंजाब दे विच आके की अंतर की डिफरेंस देखा? सबसे पहले जो लोगों के रवैये में अंतर, ये बाकी राज्य वाले शायद बुरा मान जाए पर यहाँ के लोग ज्यादा खुशमिजाज मुझे देखने को मिले। दूसरी बात यह कि मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आया, तो खाना भी मुख्य वजह है कि यहाँ पे कॉलेज लाइफ में दिल लग रहा है मेरा। हुण तुसीं साडे श्रोतियां नूं की सुनाना चाहोगे? जैसा कि आज हम लोग 75वां वर्ष था आजादी महोत्सव का और इसकी जो थीम है वो भी उसी के आस पास है, तो मैं क्रांति के ऊपर एक अपनी खुद की स्वरचित गजल सुनाना चाहूंगा और उसके बाद मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। होश मदहोश बेहोश हर हाल में चलना है, होश मदहोश बेहोश हर हाल में चलना है, इन फरेबी फसानों से अब बेहद दूर चलना है, बदन उधार का और नफस किराए पर हर सांस हम पर किश्त दो चुकाते चलना है, आवारगी बदमिजाजी नहीं जहन का नगीना है, जंजीर के वफादारों से तो कोसों दूर चलना है, सजदे में भला हर्ज कैसा जब सामने कोई काबिल हो, सजदे में भला हर्ज कैसा जब सामने कोई काबिल हो, पर टके के इन आकाओं के सर पांव धरते चलना है, गले उतर सकी न जो वो बात दिल में उतारे कैसे, गले उतर सकी न जो वो बात दिल में उतारे कैसे, ये अंदाज अगर बगावत है तो बागी बनकर चलना है। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा जल्दी से, जो अग्निवंश का गीत इसका नाम है। इसके रचयिता मेरे नाना जी है, श्री बालकवि जी बैरागी। तो मैं अब यहाँ से, और ये भी इसी मसले पे कि क्रांति किस तरीके से की जाती है। तो कहाँ गई वो आग जिसमें शोषित सदा नहाता था, कहाँ गई वो आग जिसमें महाप्रलय मुस्काता था, परिवर्तन के पलने में जब अग्निवंश सो जाता है, तो कालांतर में मेघवंश ही अग्निवंश कहलाता है, उनकी पुरवा बहे उनकी पछुआ बहे और झुलसाए मेरी बहारों को, तो ज्वाला को जोखिम लेना ही होगा, जलना ही होगा अंगारों को, पहली ही किरण को ललकारो, पहली ही किरण को ललकारो, यदि ये सूरज भी काला हो, किरणों का कंचन खोटा हो, नकली हो कलई वाला हो, अंजुल को बदलो मुट्ठी में, भैरव में बदलो मंत्रों को,
मैं फिर लिख दूंगा गायत्री, पहले निपटो षड्यंत्रों को, लेके आड़ दाढ़ों की, सींचे प्यास दाढ़ों की, और तोड़े मंदिर के पावन किवाड़ों को। तो ज्वाला को जोखिम लेना ही होगा, जलना ही होगा अंगारों को। अब जिसका आखिरी अंतर है, हम है कि सुबह की नीयत पर हर बार भरोसा करते हैं, हर बार जलालत सहते हैं, हर बार तड़प कर मरते हैं। इस बार जलालत आई तो तय है कि बगावत आएगी। इन सूरज चांद सितारों को लहू की नदी पी जाएगी। मेरा नाम ले लेना, ये पैगाम दे देना उन पैदाइशी अवतारों को, फिर ज्वाला को जोखिम लेना ही होगा, जलना ही होगा अंगारों को। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਸ਼ਵਰਧਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। My name is Namaha Bose and I'm a third-year student of Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab. I was born in Kanpur, Uttar Pradesh. Then we moved to Kolkata, West Bengal. After that, we moved to Delhi. And finally, today I'm in Punjab participating in Air Next Talent Hunt. And what I have noticed while traveling so much in my life is that there is one thing that there is no awareness about, and that is judicial accessibility. Recently, our Prime Minister mentioned that the ease of justice is as important as ease of doing business. Now, this statement was made by him in the opening of the District Legal Services Authority. But what is ease of doing justice? And why is it so important for the general public? Ease of doing justice means judicial accessibility. But before I explain what is judicial accessibility, it is important to note that what is the cost of litigation, of filing a case, of defending yourself in court. It costs 1,039 rupees a day, further added with 1,746 rupees on an average, when it has been calculated by studies, to fight one case. Now, how can a person who earns an annual income of less than 1,25,000 or even less than 60,000 and 50,000 defend themselves in court? The answer to that lies in free legal aid. It all started with the Indian Constitution, wherein it was stated in the DPSPs. Indian Constitution has given us our legal rights, but it has also given us the directive principles of state policy, in which Article 39A has stated that it is our right to free legal aid. But is it a mere DPSP? The Supreme Court, in the Husainaira Khatoon judgment, has noted that it is not just a DPSP, but every individual's right to free legal aid. It was noted that under trials spent more years in prison just being an under trial than they would have if they would have even been convicted for their crime. It was also noted in Khatri versus State of Bihar case that Indians have absolutely no awareness that they have the right to have an advocate represent them in the court. So it was noted that even if a prisoner or an under trial does not know that he or she should be represented by an advocate, it is the responsibility of the courts to ensure that there is a legal representative, an advocate on behalf of this. So now the question is, what is free legal aid and who can access it? Free legal aid includes an advocate representing you before the court, as well as payment of your court fees, any miscellaneous fees, any litigation fees. It also is available to women, to children, to the needy, to anyone who is belonging from the SC or ST community, anybody who has an income below 60K. ਨਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਵਰਸ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से यही रहा है कि इंडिया में बहुत डाइवर्स लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको हमारे देश के लिए एक चीज कनेक्ट करते हैं कि हम सब भारत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये कनेक्ट करता है। और इसलिए आज नेसेसरी है कि एज अ सोसाइटी हम सब, जो भी हमें नॉलेज है, जो हमें लगे कि किसी और को ना हो,
हम लोग का फर्ज बनता है कि हम वो बाकियों को बताएं, जो भी, चाहे किसी डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज हो तो उसे अवेयरनेस रेज करना चाहिए, किसी लॉयर के पास लीगल अवेयरनेस है तो उसे अपने तरफ से सारे लॉज के बारे में अवेयरनेस रेज करना चाहिए। और यही अनिवार्य है कि आज के सोसाइटी में, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल नॉलेज बहुत कम है, फेक न्यूज बढ़ रहा है, व्हाट्सएप है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ही अनिवार्य है कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमें मिले, जैसे कि आज एयर नेक्स्ट का प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इसलिए मैं ये एक टॉपिक लाना चाहती थी, क्योंकि मैं अगर एक भी इंसान को बता पाऊं कि लीगल एड कितना जरूरी है, तभी हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। नमा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਿਧੀ ਅਗਰਵਾਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। I'm going to present my speech on whether privacy is really a myth or not. So today we can see how trending is the line privacy is a myth or democracy is a myth on Instagram, Facebook and other social medias. But do we really understand why it is a myth? Is it really a myth, or how is it being influenced by unnecessary politics? According to Black Law Dictionary, right to be let alone, the right of a person to be free from any unwarranted publicity, the right to live without any unwarranted interference by public in which public is not concerned is what privacy is. Although we do not have any explicit right to privacy, but it is an intrinsic part of Article 21. It is an extended meaning of the term life, which is included in Article 21. It includes all those purposes which makes a man's life meaningful, complete, and worth living. Today, in this tech-savvy era where one cannot imagine his or her life without internet or IT, the Hindi proverb which says "दीवारों के भी कान होते" has never ever been this truer. The principle of world today is जो भी तुम करोगे, जैसा भी तुम करोगे, दुनिया को सबसे पहले पता चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया को पता चल गया, लेकिन उन्हें पता है। और अगर इसी चीज को एक बुक लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984, उसके हिसाब से मैं बताऊं तो द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यू आर अंडर सर्विलियंस, एवरीथिंग यू डू, एवरी activity you do, every step you take is under surveillance. The technology is that telescreen which operates on you. The privacy of an individual which an individual deserves is not given to him. In current scenario, if a person wants to access some information, he or she has to put his or her information on stake. उसे पहले अपनी पूरी ईमेल आईडी सब कुछ देना पड़ता है। अगर कुछ उसे किसी साइट पे जाना है तो हम सबको अपना नंबर, हमारा ईमेल, हमारा जेंडर और सब कुछ देना होता है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो कई बार नेसेसरी भी नहीं होती है। We can see the references from the movie Social Dilemma and Snowden. Both these depicts how general public is a product. हमें एक चीज बना के रखा हुआ है कि अगर हमें कोई चीज, the thing this said in the Social Dilemma was, अगर आपको किसी चीज के लिए पे नहीं करना पड़ रहा है तो आप ही प्रोडक्ट हैं। This is how social media or how internet is affecting our privacy. If I had to take a day-to-day example, we can see how online shopping platforms like Amazon, Flipkart, Myntra, etc. can show recommendation. They can also even predict our sizes. They show us many ads on our other social media apps based on our wish list. In Indian context, people need to understand that privacy is not about what you need to hide, but हमें लोगों को क्या बताना है, सिर्फ लोगों को क्या पता होना चाहिए, वो है प्राइवेसी। सर्टेनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइवेसी कहीं कहीं पर बहुत बड़ा मिथ है। ਰਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ है। कई चीजें आपको अगर कहीं नहीं मिल रही है, बहुत रिमोट एरिया है, आप बाजार में नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको वो चीज ऑनलाइन मिल रही है, इवन तो थोड़ी महंगी मिल रही है लेकिन मिल रही है, तो आप लोगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सेम थिंग गोज विद दिस। When I joined the college, I was not on Instagram and everything, and Tinder or something. But कई जगहों पे वो बहुत नेसेसरी था। लोगों से कैसे कनेक्ट करूं मैं, लोग मुझे जानते नहीं है, तो आपके लिए सोशल नेसेसिटी बन गई है इन द 21st era, जहां पर सोशल मीडिया एक रियलिटी बन गई है। अगर आप अपने आप को रेस्ट्रेन कर पाए, वेल एंड गुड, बट इट इज वेरी हार्ड। आई हैव एक्सपीरियंस इट इज वेरी हार्ड। इट मेक्स यू लाइक कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी।
सो इवन दो अगर हम वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसमें लॉग इन ना करें, कुछ ना करें, बट हम सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। प्रशांत, पहला तो सारे श्रोतियों को अपने बारे दसो, फिर अपनी कविता सुनाओ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत हिसार हरियाणा से राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज अपने श्रोताओं के समक्ष मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। इस कविता में कवि ने बखूबी एक व्यक्ति के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान को हंसते हंसते दान कर दिया। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने सहानुभूति, करुणा व उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति ने उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने के योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति समाज को तो क्या स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक से अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से, रहो न यूं एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों को स्वागत करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਗੁਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ BA LLB ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਛਾਤਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AIR Next RJ Talent Hunt ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। I'm here to tell you the story of a forgotten freedom fighter who fought for our country but got neglected in a way that ill health and poverty combined to crush her a few years ago, until a young journalist broke her story. Lakshmi Indra Panda did not accept the invitation of the Odisha governor and his wife to attend the Republic Day function in Bhubaneswar
and then join them for tea. They even included a privileged parking pass for her car, but Lakshmi did not bother to reply, nor did she make it to their Independence Day event. Lakshmi Panda has no car and lives in a tiny room in a chawl in Jaipur town of Koraput district, an improvement on the ugly slum where she has spent most of 2 decades. The only connection she has ever had to a car is that her late husband was a driver 4 decades ago. This Indian National Army fighter still proudly holds on to a published photo of herself with rifle in hand. Lakshmi is one of the countless rural Indians who fought for the country's freedom. Ordinary people who did not go on to become famous, just people who sacrificed a great deal and then went back to everyday lives after independence. Odisha state recognizes Lakshmi Panda as a freedom fighter, which entitles her to a meager monthly pension, though for many years no one knew where to send her the money. However, freedom fighter status has been denied to her at the center because she hasn't been in jail. And according to Lakshmi, it's true, she hasn't. But does that mean she didn't fight for freedom? Lakshmi was one of the youngest members of Netaji's Indian National Army, perhaps the only Odia woman to have enlisted with the INA. Lakshmi says that Subhash Chandra Bose personally gave her the new name of Indira to avoid confusing her with famous Captain Lakshmi Sehgal. She wanted to fight the British because her parents were killed in a British bombing while she was working in the railways. Her brother was also a member of Indian National Army who disappeared in the war and was never found. Lakshmi married Kageshwar Panda in 1951, but her troubles began after her husband's death in 1976. She worked variously as a store helper, a laborer, and a domestic servant, always for a pittance. After her story came out, she got a little local recognition, and after many frustrating attempts, Lakshmi was allotted a piece of government land at Panjigwada village, but she still waits and hopes for a house on it under a government scheme. Lakshmi plans on fighting to be recognized as a freedom fighter by the center even after 7 decades of independence. But she has hope in her heart as she proudly sings the INA anthem. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू कौम पे लुटाए जा. ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੀਵਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਪਾਨੀਪਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੋ, ਪਾਨੀਪਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ वो 3 ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸका जो ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੂਰਾ. ਚਾਦਰੇ, ਕੰਬਲ, ਜੋ ਕਾਰਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕहीं नहीं मिलेगी. मैंने भी काम किया है, मैंने भी ट्रेड में काम किया है पानीपत में. जो मार्जिन है, मार्जिन वो बहुत कम हो गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया. लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन काम हुआ है पानीपत में टेक्सटाइल का, ऑनलाइन ऑर्डर्स इतने आते थे कि हर एक दूसरा बंदा आप देखोगे पानीपत में वो टेक्सटाइल का काम कर रहा है ट्रेडिंग में. तो ये बड़ा स्केल है. मतलब पानीपत है वो गढ़ है ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ एक्सपोर्ट ਹੁੰਦੇ हैं. जी, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, पानीपत में और 4 जो मेन इंडस्ट्रीज है हमारी, रिफाइनरी, शुगर मिल, NFL एंड द थर्मल पावर प्लांट, वो भी पानीपत है. मतलब एक बहुत ही ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ. ਹਰਸ਼ੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ श्रोतियों ਨੂੰ ਆਪਣੇ बारे जरूर दसो ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपनी पोइट्री सुनाओ. जी, तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. मेरा नाम हर्षीन कौर लूथरा है. मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ. मैं उत्तराखंड यानी देवभूमि से आती हूँ. तो आज की मेरी प्रस्तुति एक कविता है जिसका शीर्षक है क्या मिल गई हमें आजादी है. कल आजादी का जश्न है होना केसरिया भोर में, जनगण मन की गूंज में, जय हिंद के शोर में. पर सोचना क्या इस हाले में हमने आवाज कोई दबा दी है. जश्न तो जायज है पर क्या मिल गई हमें आजादी है. क्या भारत का हर एक जन बना हुआ आबाद है.
क्या वो गरीब स्वतंत्र है जो हो गया आज बर्बाद है? क्या हमने हर वर्ग में असीमित दूरी मिटा दी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? क्या इस देश की लाखों बेटियां महफूज हैं? चीर हानि बलात्कार का क्या थम गया उरूज है? क्या हमने 6 साल की उस लाडली को इंसाफ की गुड़िया दिला दी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? क्या मजहब ने आपस में बैर रखना नहीं सिखाया है? क्या तुमने बिंदी या बुर्का देख परसेप्शन नहीं बनाया है? क्या 21वीं सदी में आकर भी हमने सूझबूझ गवा दी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? क्या अंडर द टेबल नोट लेना भूल गए सब अफसर हैं? क्या नेता चंदा लाखों का नहीं मांगते अक्सर हैं? क्या 2G व्यायाम के दोषियों को हमने सजा दिला दी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? क्या पूर्वोत्तर के वासियों को चीनी नहीं बुलाते तुम? क्या तमिल तेलुगु कन्नड़ को मद्रासी में नहीं मिलाते तुम? क्या अपने ही भाइयों को हमने उनकी पहचान दिला दी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? जश्न तो जायज है, पर क्या मिल गई हमें आजादी है? ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी हाँ, तो मैं इंडिया के डेवलपमेंट का बेसिकली आत्मनिर्भरता को उसको मेन क्राइटेरिया रख के यहाँ पे लोगों को आत्मनिर्भरता के कुछ नवीन प्रमाण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तीव्रता से चलता आ रहा है, बहुत ज़्यादा अब डेवलप हो रहा है, हम सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं। तो जैसे हमारे कई मैं उदाहरण दे सकती हूँ इसके। तो जैसे देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, सार्थक और शक्तिशाली भारत की कल्पना की थी, आज उसकी सशक्त तस्वीर हम सबके रूप में आईएनएस विक्रांत के रूप में प्रमाणित है। आईएनएस विक्रांत एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के प्रयत्न और प्रयास का प्रभाव है। वैसे ही देखा जाए तो किंग्सवे यानी राजपथ अब इतिहास बन चुका है, कर्तव्य पथ के रूप में इतिहास का नया सृजन किया गया है। तीसरी चीज, 75 साल से हर एक भारतवासी एक आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था। आज वे आवाज सुनाई दी गई है। तो 75 साल बाद लाल किले पर तिरंगा लहराते समय मेक इन इंडिया तोपों से सलामी दी गई है। आज हमारी नौसेना को नया ध्वज मिला है। अब वे ध्वज गुलामी का प्रतीक नहीं है, वे ध्वज वीरता का, आत्मनिर्भरता का, छत्रपति शिवाजी की वीरता का प्रतिबिंब है। तो ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, 130 करोड़ देशवासियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के स्वप्न और संकल्प हम सबके प्रयास और प्रयत्न से ही पूरे हो सकते हैं। तो आज हर एक देशवासी मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए और ये कहिए कि वतन के जानसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जय हिंद। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਸ਼ੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ #AIRNext ਆਰਜ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੇਵਤੀ ਨਾਇਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੇਵਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। My name is Revati Naika. I am from Karnataka. I am here studying second year BA LLB Hons, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab. Here I am the first experience studying compared to academic for first year experience for coming out of the state and studying in Punjab and everything. I am speaking first time also in English. Here, everything I'm feeling new experience. Come to sports, my speech is presenting in sports. I have a lot of experience in sports. When I was, my sports is coming swimming. I was when 5-year-old, I started swimming, and my father also give motivational to do swimming. When I was 5 years, I got interested to swim more in and learn to more swimming in the many strokes, and I got interested to compete also, which I motivated from my seniors. They are practicing there, and I saw them. I get motivated them, and also I attend many competitions, national and international competitions, and I won many 30 plus national medals and 8 plus international medals in many competition. And I represent India in 8 countries like Dubai, Switzerland, America, and Indonesia and Jakarta.
And 2016, Honorable President gave a gold medal and with cash prize on the special day of Children's Day. And also I won the prestigious award in Karnataka Ekalavya Awards. According to me, the sports is very important for every person. During nowadays, the youth people are also suffering from many BP, sugar and everything. We should do at least some in the childhood life for running and exercise. We have come out from this all the disease, and if we do sports or any exercise in the morning, we feel like a happy faces, and every day we become activeness, and our concentration also improves, skills and everything will improve. We should come to fashion of our sports. We should dedicate it to all our life in the sports, and also we take training under the best coaches, and we have given the medals in the many competitions, and we have feel proud to present state and countries, and we feel proud to our parents also. ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है दर्शना जैन और मैं जयपुर राजस्थान से आती हूँ, और आज मैं एज अ गेस्ट आरजे अंडर #AirNXT प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर आई हूँ। अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो वो एक पिंक सिटी कहलाती है, एज अ हेरिटेज सिटी कहलाती है, राजा जयसिंह की जयपुर, और देश ही नहीं विदेशों से भी कई लोग खिंचे चले आते हैं जयपुर को देखने के लिए। तो आज मैं यहाँ हूँ, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे दिल में छुई है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डलना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डलना। अमीना का दिल कचोट रहा है। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो तो क्या हो जाएगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है। क्लब घर में जादू होता है। शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमी भी खेलती हैं। सच। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिसे खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस फेर में। सहसा ईदगाह नजर आई। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिले तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है।
अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। हामिद, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, इसे समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दिखाने लोहे की आती है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न हो जाएगी। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबने क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। तभी वे घर पहुंच जाते हैं। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। क्यों रे, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। सच्ची मन भर आया थोड़ी ये स्टोरी सुन के। तुसी ये स्टोरी की तो लिखती है या तुसी ये स्टोरी खुद लिखी है? नहीं, ये एक मुंशी प्रेमचंद की काफी फेमस स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम ईदगाह है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ लोग विरले ऐसे होते हैं कि जो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ और इतने परिपक्व होते हैं कि अपने से बड़ों का हालचाल समझ पाए, उनकी दिक्कतें समझ पाए। बाकी बच्चों को देखे तो उन्होंने खिलौने लिए, उन्होंने अपनी मस्ती देखी, बट ये चीज एक अलग थी। बहुत खूब, बहुत वधिया। तो साडे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। हुण दोस्तों साडे नाल कशिश जुड़े ने जो कि अपने विचार साडे नाल साझे करनगे। नमस्ते, मेरा नाम कशिश ठाकुर है। मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की 2वीं वर्ष की छात्रा हूँ, जो कि आज #AIR नेक्स्ट के इस आरजे टैलेंट हंट में एक दुष्यंत कुमार की गजल, खूबसूरत गजल को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत वधिया, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਵਿਆ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ। ਕਾਵਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मेरा नाम काव्या बुद्धि राजा है। मैं RGNUL यानी कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की LLM की छात्रा हूँ। मैं अपनी LLB के समय में अपने कॉलेज के लीगल एड सेल की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और इस समय RGNUL लीगल एड क्लिनिक की मेंबर हूँ। अब लीगल एड क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं #AIR नेक्स्ट RJ टैलेंट हंट का बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें प्रोवाइड करी। आज मैं आपको इंडियन लीगल सिस्टम यानी कि भारतीय कानून व्यवस्था की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हमें ये विश्वास, ये भरोसा दिलाएंगी कि न्याय व्यवस्था हमारे देश के किसी भी तबके, किसी भी सेक्टर से दूर नहीं है। लीगल एड या विधिक सहायता वो कानूनी सहायता है जो सरकार पीड़ितों को मुफ्त में प्रदान करती है। जी हाँ, इन सेवाओं का सभी खर्चा सरकार उठाती है, आप नहीं। आपका केस फाइल करने से लेकर आपको न्याय दिलवाना, ये सब सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है, यानी किन किन को इन फ्री लीगल एड सर्विसेज मिल सकती हैं या उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इनमें शामिल है SC तथा ST जाति के सदस्य, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीड़ित, एक स्त्री, एक बच्चा यानी कि बालक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल हो, एक इंडस्ट्रियल वर्कर यानी औद्योगिक कर्मचारी,
या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय या इनकम एक सीमा से कम हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 लाख से कम सालाना आय वाले व्यक्ति भी इस स्कीम के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री लीगल एड में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं। इन फ्री सेवाओं में शामिल है आपको एक वकील दिया जाएगा जो कि कोर्ट में आपका केस लड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और यदि अपील में भी जाना है तो ये सभी इन सेवाओं में सम्मिलित हैं और आपको मुफ्त में लीगल एडवाइस भी उपलब्ध कराई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन ये त्योहार इससे भी बड़ा तब होगा जब इस देश का हर व्यक्ति ये जान पाएगा कि वह न्याय से दूर नहीं है। इसके साथ साथ विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम यानी कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी हो जाता है। इस स्कीम के तहत जो विक्टिम या पीड़ित होते हैं उन्हें और उनके डिपेंडेंट्स यानी कि आश्रितों को कॉम्पनसेशन दिया जाता है। एक पीड़ित व्यक्ति इस विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा ले सकता है और इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाती है, जिसका मतलब यह है कि विक्टिम की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सशक्त है कि वह उस एक पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन पहल आपको करनी होगी। अपने नजदीकी कोर्ट में जाकर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यालय यानी कि दफ्तर में जाना है और बस अपनी परेशानी बतानी है। आगे का सारा काम उनका। तो आइए आजादी के इस अमृत महा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये उम्मीद दें कि उन्हें न्याय दिलवाने के लिए हम सभी एक साथ एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। खैर, हम यहाँ पटियाला में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं। हूं मैं दरअसल दिल्ली से। तो एक बहुत ही प्यारी सी एनालॉजी क्रिएट करना चाहूंगी। जिस देश के हम वासी हैं उस देश में बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमने देखा कि जो पुराने बहुत सारे मेरे साथी आए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम लोग इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद आते हैं, लेकिन जो एक चीज है वो हम सबको जोड़ कर रखती है, मेरे हिसाब से वो है इस देश की न्याय प्रक्रिया। ये न्याय ही है। और क्योंकि मैंने लीगल एड के ऊपर बोला, मेरा ये बहुत एक स्ट्रांग टेक है इस पे कि ये जो न्याय व्यवस्था है ये हम सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। एक उम्मीद की किरण जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी हम सबको देती है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति इस न्याय प्रक्रिया से दूर नहीं है। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो खैर वहां का एक सोशल इशू जो बहुत बड़ा है वो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पंजाब की लगी वो है पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह हरियाली, हर जगह गार्डन्स, हर जगह पार्क। दिल्ली में नहीं दिखता ये सब। और अगर हो भी तो जैसे ऑड इवन की स्कीम आई, हमने देखा कुछ साल पहले आई थी, इतनी चल नहीं पाई। तो हाँ, ये चीज मुझे लगता है कि हमें पटियाला से जरूर सीखनी चाहिए। थैंक यू। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਰੀਅਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। I lived in Delhi and I'm a Kashmiri Pandit by origin, and I was born to a Kashmiri father and a Bihari mom. And the one thing that I really like about Punjab and Patiala in general is not just the people and the environment, it's the culture that is involved in Punjab. So I come from a place where you see Punjabi culture and all the cultures mixed, and when I saw, and it feels like home when I come to Punjab, that, you know, it feels so familiar, the people, the language, everything. So I think that's what makes Punjab special for me. The poem I'm about to speak to you today is King John. किंग जॉन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किंग जॉन बेसिकली अगर आप लॉ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम कहते हैं जो इक्वल राइट्स के लिए होता है, एक मैग्ना कार्टा। तो किंग जॉन एक किंग थे जिनके अगेंस्ट ये मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। सो द पोएम गोज लाइक दिस। किंग जॉन sat there with his head on his arm. I want to conquer France. How could this be done? I'll take taxes on the barons. That's what I'll do. He didn't know that trouble was about to ensue. The barons revolted. They all rebelled. We've had enough. The barons all yelled, "Oh, King John, what a mild man was he, doing all bad things, taking all he could see, raising taxes, seizing land, making our widowed sisters marry horrible men. We'll go to London. We'll fight for our rights to get us out of this terrible plight." The barons travelled, gathering people along the way. Led by Fitzwalter, they didn't give up, come what may. King John said, "Ignore these traitors.
I will not speak to them. I am the king. And they'll destroy my grandparent. But the king will talk. He was compromised. In 1215, the two sides met and settled this score. King John agreed, though grudgingly, to the 63 rules the barons had decreed. He was now subject to the law. O King John, a supreme king no more. The Bill of Rights was thus, and the Magna Carta that we have today, its existence, courages of equality or before law. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैम आप जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाले पढ़ा था, मैं आई वाज इन 6th grade, सो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो मेरे को अभी भी दैट स्टिक विथ मी टिल द एंड वाज दैट इक्वालिटी क्या होती है बिफोर लॉ, कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक बिजनेसमैन और समवन फ्रॉम द वर्किंग क्लास कैन स्टैंड टुगेदर इन द लाइन टू वोट, बिकॉज वोटिंग इज समथिंग दैट एवरीवन इज इक्वली द सिटीजन ऑफ द कंट्री. तो मैम जब मैं इक्वालिटी का सोचता हूँ, जब ये पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, वो एक किंग था. किंग जॉन वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट. तो उसको अगर आप बिल ऑफ राइट जैसी चीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर चीज सेलेक्ट कर सकते हो, देन यू कैन कॉन्कर एवरीथिंग, बिकॉज रूल ऑफ लॉ में सब इक्वल है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई ट्राई टू पोर्ट्रे विद दिस साइटेशन ऑफ द पोएम. थोड़ा जा सानू कश्मीरी कल्चर बारे दसो. So there are the mixing of both Kashmiri Pandit and Muslim cultures is very particular in Kashmiri culture. जैसे कि मैम आपको शायद बहुत ही फेमस हमारा एक कल्चर है वाजवान. सो वाजवान में आप कभी देखेंगे, वाजवान जो है वो बेसिकली मुस्लिम कुक्स होते हैं, बट वो हिंदू शादियां में बनती है मोस्टली, में भी बनता है, वेयर इन मोस्ट हिंदू फैमिलीज नॉनवेज नहीं बनता है. दैट इज वन. एंड वन थिंग दैट वी हैव बट आई फाइंड पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इज दैट मैम हमारे में पैर छूने का कॉन्सेप्ट नहीं बड़ों का, स्पेशली लड़कियों का, बिकॉज लड़कियों को कहते हैं कि लड़की और लड़की दोनों इक्वल हैं. तो एल्डर्स जब मिलते हैं तो एल्डर्स को गले मिलना चाहिए, विच आई थिंक इज अमेजिंग, बिकॉज एक पेट्रियार्कल नोशन जो होता है कि लड़कियां, गर्ल्स आर लेस एंड मेन आर सुपीरियर रन द फैमिली, हमारे कश्मीरी कल्चर से कुछ नहीं है. पेट्रियार्की, कास्टिज्म इज लिटिल टू नन इन कश्मीरी हिंदू कल्चर. बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਰੀਅਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ #AIR Next RJ Talent Hunt. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਧੰਨਵਾਦ.